सब लोग जानते हो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3, 4, 5 ऐसी 3 संख्याएं हैं, या और भी बढ़ा सकते हो ना ये। तो अब इनका अगर एवरेज निकालना है, औसत, तो देखो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात तो जो सामान्य औसत का फार्मूला लिखा जाता है वो औसत बराबर योग बटे संख्या लिखा जाता है। औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखो योग का मतलब जो हमको संख्याएं दी गई हैं उनका योग। तो आप देखिए इनको जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 है ना, और 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कुल मिलाकर कितना आएगा, 20। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और ये संख्याएं कितनी हैं, 5। तो जब आप इसे, तो संख्या का मतलब जितनी संख्या है उससे भाग कीजिए, योग का मतलब जोड़ दीजिए। तो इसको भाग करेंगे तो देखो कितना आता है, 4। तो अब देखो इसका औसत आया है 4, और आप इन सब संख्याओं के बीच की संख्या देखो कौन सी है, 4। इसीलिए हमने कहा कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी जो बीच की संख्या होगी वही उसका औसत होगा। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, बिना फार्मूला लगाए। देखो ध्यान ये रखना है कि हम पहली संख्या अंतिम संख्या पहली अंतिम काट दें तो देखो बीच की संख्या बचती है, वही हमारा औसत होता है। तो बिना फार्मूला लगाए लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके बीच का गैप समान होना चाहिए। जो सीरीज हमको मिली है वो समांतर श्रेणी की होनी चाहिए, तब हम ये नियम लगा सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी की कोई सीरीज बन रही है और हमें उसका औसत निकालना है तो हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम सीधे जो संख्याएं दी हैं उनमें पहली अंतिम काटते चले जाएंगे, जो बीच में बचेगी वही हमारी संख्या आंसर होगी। ठीक, औसत संख्या। तो 2 तरीके तुमको पता चल गए, एक तो फार्मूला वाला और एक डायरेक्ट। एक और तरीका देखते हैं। जैसे कई बार जब संख्या हमको देगा तो वो इस प्रकार की देगा, जैसे 1, 2, 3 फिर डैश 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 करके मान लीजिए 101 दे दिया। तो अब इतनी संख्याएं दे दिया है, बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो फिर आप जब आप काटना शुरू करेंगे तो आपके पास बीच में बहुत सारी संख्याएं फिर लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका और है। इसमें क्या करेंगे, पहली और अंतिम को जोड़ लेंगे, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और बाई 2 कर देंगे, मतलब उसका आधा। तो पहली और अंतिम जोड़ोगे कितना बनेगा बताओ, 102। भाई 101 है, एक जोड़िए 102 और बटे 2 कर दो। तो जब 2 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 51। यानी 51 ऐसी संख्या है जो 101 और 1 के बीच में पड़ेगी, और जो बीच में पड़ती है वही उस सीरीज का औसत कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रोसेस समझ लिए औसत निकालने के। एक फार्मूला लगाकर, दूसरा जब हम देखें कि वो एपी समांतर श्रेणी है तो उसमें हम पहला अंतिम काट करके अपनी संख्या पर आ सकते हैं, या फिर अगर हमको ये भी नहीं करना है, जैसे इन्हीं में आप देख लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, लास्ट और पहला जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और उसका आधा कर लीजिए क्योंकि बाई 2 करते थे, तो 8 का आधा कितना आएगा, वही हम पहले ही आंसर लिख चुके हैं। तो 3 मेथड से आप सीख गए हैं। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए। क्वेश्चन लिखो भैया, बताओ 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। बताओ। हाँ, बड़े आराम से आप कर लिए होंगे ना भाई। हमने ये देखा कि 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है, तो 1 से 90 तक की समस्त संख्याएं हमें लिखना पड़ेगा। और जब आप 1 से 90 तक समस्त संख्याएं लिखेंगे तो समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं। अच्छा, समांतर श्रेणी तो जान रहे हैं ना, समांतर श्रेणी का मतलब जिसके बीच का गैप समान हो, समान अंतर समांतर, है ना, जिनके बीच का अंतर समान हो। जैसे जब आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 90 तक, तो आप देखिए इनके बीच का अंतर समान है। 2 से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1, और 3 से 2 को घटाएंगे, भैया यूँ तो बॉलों का यहो नहीं मालूम, 2 से 1 घटे यहो तो कितना है ना, यहो नहीं मालूम है तो फिर भगवान मालिक है। देखो अब पहली और अंतिम संख्या कौन सी है, 1 और 90 जोड़िए बाई 2 कर दीजिए, तो 91 का आधा कितना बनेगा, यही हमारा आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का।
85, 50 से 120 है ना। तो पहली संख्या मिल गई 50 और लास्ट 120। समस्त पूर्णांक लेना है, इसका मतलब बीच में कोई छोड़ना नहीं है। तो आप 50 से 120 तक की सारी संख्याएं ले लेंगे और बाई 2 कर देंगे। तो 50 120 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 200, 170 का आधा है ना। तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी औसत कितना हो गया? एक और लिख लीजिए फिर, 2 से 88 तक समस्त सम पूर्णांकों का औसत, समस्त सम पूर्णांकों का औसत। इस बार सारी संख्या नहीं लेना है, इस बार सम संख्याएं लेना है। देखिए हमने बोला है 2 से 88 तक समस्त सम पूर्णांकों का औसत, तो आपका आंसर वही आएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 2, 4, 6, 8 इस प्रकार करके अब हमको संख्या लेना है। हमने अब की बार पूरी संख्या नहीं ली। जब यहाँ हम पढ़ते थे समस्त पूर्णांक लेना होता था तो हम 50, 51, 52 सब ले लेते थे, सम विषम सब। लेकिन यहाँ पर हमको केवल सम संख्या ही लेना था। तो आपकी सीरीज ऐसी बनेगी, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें तो पहली और अंतिम संख्या देखना है ना। तो पहली अंतिम लिखिए और बाई 2 कर दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 90, 90 का आधा कितना? 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो गया। एक अगला कर लीजिए, एक और ऐसे ही कर लो। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। हाँ, 120 से 248। देखो 120 से 248 तक समस्त सम पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आपको मालूम है कि जब आप 120 से आगे चलेंगे तो कौन सी संख्या लेंगे? 122 लेना होगा। लेकिन अब हमसे उनसे मतलब ही नहीं है ना। हमसे अब उनसे मतलब ही नहीं है। हम पहली और अंतिम जोड़कर बाई 2 कर लेंगे बस। तो पहली है 120, अंतिम है 248 और बाई 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? और आधा करेंगे तो ठीक, यही हमारा आंसर हो गया 184। ठीक, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को बदलते हैं और दिमाग लगा के करिएगा। लिखो, एक और विषम संख्या का कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं। लिख दीजिए 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत। ठीक, समस्त विषम पूर्णांकों का औसत बताइए। 36 है। देखिए अब जब आप विषम पूर्णांक लिखेंगे ना तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार करके 71 तक लिखेंगे। लेकिन हमको बीच वाली संख्याओं से मतलब ही नहीं है। पहली भी विषम मिल गई, अंतिम भी विषम मिल गई। तो इन दोनों को जोड़िए, बाई 2 कर लीजिए। 1 71/2। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 72। 72 का आधा कितना? 36। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखो आप बड़े आराम से सब करते जा रहे हैं। एक और कर लीजिए, 51 से 137 तक। 51 से 137 तक। इक्यावन से 137 तक। इक्यावन से 137 तक समस्त विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत। ठीक, बढ़िया। देखो 51 से शुरू करेंगे है ना, तो अगली विषम संख्या क्या पड़ेगी? 52। बताइए, 53 लेना होगा। 52 तो सम हो जाएगी ना। इस प्रकार आगे जाएंगे तो 137 तक जाना है। बीच की संख्याओं से मतलब नहीं। पहला आखिरी जोड़िए, बाई 2 करें। हाँ है ना, सही तो है। 2 9 18 और 2 चौको 8, यानी 94 आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है लेकिन दिमाग लगाना कर सकते हो। ठीक है, तुम कर सकते हो। लिखो
10 के देखो तुम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, टटिया रखा एक परी इधर। हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो भैया, तुम जाना रहो, लगाओ एक परी। कहो आधे हैं नहीं, शादी में गए हैं। लिखो 10 के प्रथम 12 गुणजों या अपवर्तों का औसत। 10 के प्रथम 12 गुणजों या अपवर्तों का औसत। दस के प्रथम 12 गुणजों या अपवर्तों, इन्हीं को अपवर्त भी कहते हैं। बताओ भैया 10 के प्रथम 12 गुणज, तो पहले हमको गुणज तो बताओ कौन कौन से हैं। हाँ देखो 10 का प्रथम गुणज है ना, यानी 10 एकम 10 हो गया, और 10 का दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार करते करते 10 का 12वां गुणज कितना हो जाएगा, 120 है ना। तो अब ध्यानपूर्वक समझो भैया, तो 10 का प्रथम गुणज 10 हो गया, 10 का द्वितीय गुणज 20 हो गया। इसी प्रकार करते करते 10 का 12वां गुणज कितना मिलेगा, 120। तो बस आपको पहली और अंतिम संख्या मिल गई, जोड़कर बाई 2 कर दीजिए, हो गया काम। तो 120 में 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 130/2, तो कितना, यही हमारा आंसर हो गया। तो वही हमने कहा था कि थोड़ा सा बदला है, आपको चीज़ें समझना पड़ेगा कि उनका प्रथम गुणज कौन सा, द्वितीय गुणज कौन सा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, देखते हैं। लिखो, इसके प्रथम मत लिखना। 10 के 40वें गुणज से 10 के 40वें गुणज से नहीं 18वें गुणज से 40वें गुणज तक, 18वें गुणज से 40वें गुणज। देखो 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणजों तक औसत आपको निकालना है। तो हाँ 10 का 18वां गुणज क्या बनेगा बताओ, 180, और 10 का 40वां गुणज क्या बनेगा, 400। बस पहली अंतिम मिल गई, 20 से कोई मतलब नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो पहला गुणज निकालना था तो 1 से गुणा कराएं, दूसरा निकालना था 2 से गुणा कराएं, तो इसी तरह 18वां गुणज निकालना है तो 18 से गुणा करा दें। तो 10 को 18 से गुणा कराओगे कितना बनेगा, 180। इसी प्रकार 10 को 40 से गुणा कराओगे तो कितना बनेगा, बस इनको जोड़कर बाई 2 कर दीजिए। ठीक, तो 400 में 100 जोड़े 580 और बटे 2, हाँ आधा, तो 2 दूना 4, 2 9 18 और 0, 290 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो 2 और इन्होंने दिया है, ये कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन अपने मन से बोल देते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं। इसका आंसर बता दीजिए। 515। इसका आंसर बता दीजिए। 2 क्वेश्चन हैं, इनको देखिए करके। ठीक, दोनों को लगाइए, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा बस। देख लेते हैं। देखो पहली बात, देखो ये समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं, क्योंकि हमारा नियम तो तभी लगेगा ना जब वो समांतर श्रेणी बने। तो आप देखेंगे कि इनके बीच का गैप कितने का है, 15 का, और फिर इनके बीच गैप कितने का है, 15 का। इसका मतलब है समांतर श्रेणी बन रही है। और जब समांतर श्रेणी बन रही है तो हमने बताया था पहला अंतिम जोड़कर बाई 2 कर दीजिए। तो 130 और 900 इनको जोड़ दिया, बाई 2 कर दिया, तो कितना बनेगा, 1030, है ना भाई। 900 में 100 जोड़ा 1000 और 30, इसको आधा कर लीजिए तो 5 और यानी 515, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ गैप कितने का है, 12 का, फिर इसके बाद गैप कितने का है, 12 का। इसका मतलब है समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी बन रही है तो पहला अंतिम जोड़कर बाई 2 कर लीजिए।
तो 144 और 360 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? हाँ, और बाई 2 कर देंगे, 504 का आधा ना, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी 252, ये हमारे आंसर होगा। अब हमको लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो जो सीरीज बनी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। बस आप पहला अंतिम जोड़ कर बाई 2 कर दीजिए, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं ना। बचपन में हमको बताया गया था इनका योग निकालो, योग निकाल कर जितनी संख्या है उससे भाग करो, तो इनका योग निकालने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई 130 से 900 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा योग का, तब जाके आप योग लगा पाओगे। समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। या फिर एक फार्मूला और होता था, जब अंतिम पद दिया जाए तो l प्लस a लिख लेते थे, है ना। तो यहाँ अंतिम पद दिया है तो हमको यही वाला लगाना पड़ेगा, ठीक। ये सब रीजनिंग में पढ़ाएंगे, जब अंक गणितीय रीजनिंग में आएंगे तब ये सब बताएंगे, अभी आप टेंशन ना लीजिए। अभी हमें इनका यूज नहीं करना है, इसीलिए हमने उसको बताया नहीं है। थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर दी है कि आपको याद रहे कि मास्टर को मालूम है, बस ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं बताया गया। और अगर हमको पेपर बनाने का मौका मिले तो हम ये क्वेश्चन ज़रूर देंगे, और 99% लोग गलत करके आएंगे। 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत अभाज्य संख्या की जगह पर रूढ़ संख्या लिख लीजिए, और बढ़िया रहेगा। 5 रूढ़ संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है, ठीक, लेकिन वो कंफ्यूज करा सकते हैं अभाज्य ना कहकर। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सुनो, आइए हम लोग देखते हैं पहले रूढ़ संख्याएं 5 क्रमागत कौन सी हैं। रूढ़ संख्याओं को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखना है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं 11, ये 5 अभाज्य संख्याएं बनेंगी। अब हमने आपको क्या नियम बताया था, बताइए। सीरीज आपको मिल गई है, औसत बताइए कैसे निकाला जाए। पहला अंतिम जोड़ कर बाई 2 कर दिया जाए। हाँ देखिए, इसमें जितने नियम हम लोग पढ़े हैं एक भी नहीं लगेंगे, इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि हमने कहा था कि सीरीज कैसी बननी चाहिए, समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसीलिए हम इसमें फार्मूला ही लगाएंगे। देखो समांतर श्रेणी कैसे नहीं, इनके बीच का गैप कितने का है? 1 का, और 5 से 3 घटाओगे तब 2, और फिर 7 से 5 घटाओगे तो 2, लेकिन जब आप 11 से 7 घटाओगे तब कितना? 4। तो देखो कहीं भी अंतर समान नहीं है, तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं बनी, और समांतर श्रेणी नहीं बनी तो फिर वो नियम नहीं लगेंगे। तो नियम क्या लगेगा? औसत बराबर, बताइए, योग बटे संख्या। तो अब आप इनको जोड़ डालिए, है ना। तो 11 में कितना? 7 3 10 बन गया, है ना। 28 बनेगा कुल। और ये संख्याएं हैं कितनी? 5 हैं, 5 से डिवाइड करा दीजिए, तो देखिए 50 25 और पॉइंट लगा दीजिए, 5 छक्का 30। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बताए थे, ये देखो, है ना। हाँ 5.5 से, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान देनी थी ना। पहली बात तो अभाज्य संख्या ही हमको नहीं याद रहता, हम लोग कभी 1 से शुरू कर लेते, कभी 3 से, जबकि शुरुआत कहाँ से करना है? 2 से। 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है। जो सुपर टेट वाले पेपर बनाते हैं वो यही क्वेश्चन हर बार डालते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी ना, या 2 कैसी संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो सम है तो फिर वो भाज्य होगी, अभाज्य नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि देखो 1 किसी में आता नहीं और 2 आपने इसमें शामिल कर लिया है, 3 भी इसी में आ गया है, तो जाहिर सी बात है 4 बचा, है ना। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग किताब के क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं।